चलिए स्टूडेंट, हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्लाज्मा क्या है? ठीक है, आंसर प्लाज्मा पदार्थ की क्या है? चौथी अवस्था है। नियॉन का जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नियॉन गैस भरी होती है। और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या फिर कोई एनी गैस भरी होती है, मतलब कोई भी गैस भरी होती है। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर गैस क्या होती है? आयनीकृत हो जाती है और उसमें आयन आ जाते हैं। अवशोषित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर क्या होता है? एक चमकीला पदार्थ तैयार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? उत्तर, गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता। मतलब जब तक क्या होता है, वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं होगा, उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। चाहे उसमें और भी, चाहे आप उसको और ऊष्मा दे दो, मतलब और एनर्जी दे दो या उसको और गर्म कर लो, पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह पदार्थ में छिपी हुई ऊष्मा क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उसकी गलनांक की ऊर्जा कहते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव्य को उसके गलनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संघनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है, संघनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्यों? तो उत्तर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं वो, जिससे वह उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गलनांक व क्वथनांक में अंतर लिखिए। चलिए करते हैं हम गलनांक और क्वथनांक में अंतर। गलनांक किसे कहते हैं? पहला पॉइंट, वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है वो उसका गलनांक कहलाता है। क्वथनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर कोई द्रव्य उबलने लगे वो उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठोसों का गलनांक होता है, द्रवों का क्वथनांक होता है। ठीक है, द्रवों का क्वथनांक मतलब अगर हम क्या करेंगे, वाटर को लेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? उबलने लग जाएगा, तो वो उसका क्या है? क्वथनांक है, जिसपे कोई चीज उबलने लगे। वहीं अगर आप आइस को लोगे तो वो क्या होगी? गलेगी, वो है ना, गलेगी, तो वो उसका गलनांक होगा, जिस टेम्परेचर पे वो गलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ऊर्ध्वपतित होने वाले पदार्थ के नाम लिखिए। ऊर्ध्वपतित मतलब जो डायरेक्ट ठोस से द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? ऊर्ध्वपतित पदार्थ, जैसे कपूर, नैप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारण बताइए। पहला, गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें हम उसको रखते हैं। ठीक है, तो गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक या उनके बीच का आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? उसको भर देती है जिस बर्तन में हम उसको रखते हैं। सेकेंड है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। क्या करती है? गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। ठीक है, क्या होता है? अनियमित और तीव्र होती है। इस कारण ये कण आपस में बर्तन की दीवार से क्या करने लगते हैं बेटा? टकराने लगते हैं।
बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस पर दबाव बनता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित है, इसकी सीमाएं स्पष्ट है तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते और ना ही बहते हैं। ये सभी गुण दर्शाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। इसका क्या आंसर है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच में क्या होती है, दूरी होती है, और लकड़ी के कणों के बीच में दूरी नहीं होती है, इसलिए जब हम उसको पकड़ते तो हमको कराटे में प्रैक्टिस होना ज़रूरी होती है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव्यों में घनत्व जो होता है वो कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए कि ऐसा क्यों होता है। मतलब हम तो ये कहते हैं ना कि कोई भी ठोस चीज़ होगी तो वो पानी में डूब जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जो बर्फ़ होती है वो भी तो ठोस है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, पानी पर तैरती है। तो ऐसा क्यों होता है, बर्फ पानी से जमने से बनती है। बर्फ क्या होता है, जब पानी पूरी तरीके से जम जाता है तो बर्फ बनती है, जिनकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते। यह पिंजरे की तरह संरचना होती है जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक होता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है, बर्फ के जो टुकड़े होते हैं वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलो। कैसे बदलते हैं बेटा, देखो सबसे पहले दिया है हमको 300 केल्विन। अब इसको आपको सेल्सियस में अगर बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 300 केल्विन इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है तापमान की वो 273 होती है। ठीक है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। ठीक, देखिए सेल्सियस में जो तापमान होता है हमारा वो किस तरीके से होता है, यहाँ पर देखिए सेल्सियस में तापमान, हम जो हमारा स्टैंडर्ड तापमान होता है 273, उसमें से जो तापमान दिया है उसको माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए तो आपके पास जो हमारा केल्विन में चेंज तापमान है वो आ जाएगा 273। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है आपको, 573 दिया है। इसमें भी आप क्या करोगे, सेल्सियस में जो तापमान होता है 273, उसको आपके जो तापमान आपको दिया है उसमें से माइनस करोगे तो आपको सेल्सियस में तापमान मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जैसे मान लो अगर हमारे पास टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस है तो पानी कैसा होगा, तो हमने कहा कि जल जो है उसका क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो जल उबलने लगता है तथा 250 डिग्री सेल्सियस जो क्वथनांक से काफ़ी उच्च है, मतलब 100 से 250 तो बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारा जल होगा वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हमारा जो जल है वो गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसकी क्या बन जाएगी, भाप में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस द्रव्य तथा गैसीय अवस्था दोनों है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलकर भाप में बदलने लगता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पदार्थ किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन दौरान तापमान स्थिर क्यों नहीं रहता। ठीक है, उत्तर, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त होती है। हम कह रहे हैं कि जब भी हम टेम्परेचर देते हैं तो उसका तापमान क्या होता है, अवस्था परिवर्तित होगी लेकिन तापमान क्या होगा, स्थिर रहेगा। तो क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने के लिए काफ़ी होती है, अतः इस प्रकार अवस्था में परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडलीय
गैसों को द्रव्य में परिवर्तन के लिए कोई विधि सुझाइए। तो देखो, अगर वायुमंडल में कोई गैस है और हम चाहते हैं कि उसको किस में बदल दें, हम द्रव्य में बदल दें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दाब को बढ़ाकर तथा ताप को घटाकर, दाब को बढ़ा दो, प्रेशर को बढ़ा दो और टेम्परेचर को कम कर दो, वायुमंडलीय गैसों को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। विधि क्या है, विधि समझे। एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर उस पर हम लोग क्या करते हैं, उस पे हम लोग क्या करते हैं, पिस्टन से क्या डालते हैं, हम उस पे दबाव डालते हैं, जिससे पदार्थ के कण जो होंगे वो बहुत पास आ जाएंगे, जिससे कि आपको इन तीनों डायग्राम में दिखाया है। देखो, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो कितनी दूर दूर है। जब इससे पिस्टन से इन पे प्रेशर डाला गया तो पार्टिकल बिल्कुल पास पास हो गए, और बाद में क्या हुआ, पार्टिकल किस में चेंज हो गए, बिल्कुल द्रव्य में चेंज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी आर्द्रता कम होती है तथा तापमान जो होता है बहुत अधिक होता है। इसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है, अतः कूलर जो होता है वो क्या करता है, हमें गर्मी के दिनों में ज़्यादा ठंडक देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिसके कारण जो उसका पानी है जो उसमें से रिसता रहता है। आप मम्मी बोलती है ना, घड़ा ऐसा लेना जिसमें से पानी रिसे, तो इसी तरह के मटके ऊपर पानी बाहर आता रहे और वाष्पीकरण में कम ऊर्जा को पुनः मटके और शेष बचे जल से वाष्पीकृत की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। चूंकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसलिए क्या होता है, घड़े का जल ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीटोन पेट्रोल इत्र डालने पर हमारी हथेलियाँ ठंडी क्यों होती है। आप लोग पेट्रोल को हाथ लगाओगे तुरंत गायब हो जाता है और बिल्कुल ठंडा ठंडा भी लगता है, तो ऐसा क्यों होता है। एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेलियाँ इसलिए ठंडी हो जाती क्योंकि इससे कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। कप की अपेक्षा प्लेट में हम दूध, गर्म या चाय जल्दी ठंडी क्यों हो जाती है। हम बोलते हैं कि अगर चाय को ठंडी करना हो तो इस प्लेट में डाल दो, कप की अपेक्षा प्लेट में जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों में हम ऐसा इसलिए होता है बेटा, क्योंकि क्या होता है कि जो प्लेट होती है ना उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है, वाष्पीकरण उतनी जल्दी हो जाता है, जिससे दूध ये क्या होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े, सूती कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि क्या करते हैं, हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते, ये क्या करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिससे पसीना अवशोषित हो जाता है और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस प्रक्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। जैसे 293 दिया है और 470 दिया है। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा, अगर हमको इसको चेंज करना है तो केल्विन में तापमान इज इक्वल टू सेल्सियस में तापमान प्लस 273, ये टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट है। 293 प्लस सेल्सियस में तापमान प्लस 273। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं, अगर 470 दिया है तो आप क्या करो, 470 में से 273 को माइनस कर दो। क्या करो, 470 में से 273 को माइनस कर दो तो 17 जो है आपका सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 293 दिया है तो 293 में से 273 को माइनस कर दो, तो जो टेम्परेचर है वो आपका सेल्सियस में ईजिली आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है हमारा, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। मतलब क्या होता है, अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो नेफ्थलीन एक
वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। अतः इसमें क्या होती है, ऊर्ध्वपातन विधि होती है। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प में उड़ जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे ही पहुंच जाती है, ऐसा क्यों होता है? इत्र एक वाष्पशील द्रव्य होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विस्तृत हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास आसानी से पहुंच जाती है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार लिखिए। पदार्थ कौन कौन से दिए हुए हैं बेटा हमको? जल, चीनी, ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले क्या है? ऑक्सीजन, फिर जल और फिर चीनी। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? गैस, फिर जल द्रव्य और फिर चीनी। कारण ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल बिल्कुल कम है। द्रव्य जैसे जल में गैसों से अधिक ज़्यादा बल है, और ठोस जिसमें बहुत ज़्यादा मजबूत आकर्षण बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? अब 25 डिग्री पे जल कैसा होगा, 0 पे कैसा होगा, 100 पे कैसा होगा? सबसे पहले हम 25 डिग्री पे जो जल होगा वो किस अवस्था में होगा? नॉर्मल हमारा लिक्विड अवस्था में, द्रव्य अवस्था में होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बर्फ जो होता है वो ठोस में बदलने लगता है, मतलब उसका क्या है, वो फ्रीजिंग पॉइंट है, उस पर वो जल जाता है। अच्छा, अर्थात उसका वो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है, उसकी कौन सी अवस्था है? उबलने वाली, जिसपे वो क्या करता है? उबलने लगता है, अर्थात वो उसका क्वथनांक होता है, इसलिए वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पुष्टि हेतु कारण बताइए। जल कमरे के ताप पर द्रव्य है ना, और लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, चलिए हम आंसर देते हैं। कमरे के ताप पर जल जो होता है वो द्रव्य होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलने लगेगा और उससे कम टेम्परेचर होगा तो जल क्या हो जाएगा, क्या होने लगेगा? उससे कम पे वो फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाएगा, इसलिए उसका कोई आकार निश्चित नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो जिस बर्तन में डालेंगे उसी का आकार ले लेगा। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर भी ठोस है, क्योंकि इसका गलनांक कमरे के ताप से बहुत अधिक है। मतलब कमरे के ताप क्या होगा? 30 डिग्री, 35, 40, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो क्या होगा, इस पर उसका एक आयतन, आकार सब निश्चित है, इसलिए वो कमरे के ताप पर भी ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने तथा इसे जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? ठीक है, शीतलता का प्रभाव अधिक इसलिए होता है क्योंकि देखो 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है, जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन आता है, फिर इसके ताप में वृद्धि होती है। परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त होता है। बर्फ के गलनांक या संलग्न की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो 3.34 इंटू 10⁻105 जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए पदार्थ से 3.34105 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करती है, क्योंकि जल किसी भी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबलते हुए जल अथवा भाप में भाप में जलने से क्या होता है, जो उसके कण होते हैं ना, उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसलिए हमको ज़्यादा जलन होती है। और उसी पे अगर पानी से जलेंगे तो उसमें वाष्पीकरण के साथ गुप्त ऊष्मा भी होती है, जो वो अवशोषित कर लेता है, तो हमें जलन कम होगी। ठीक है, निम्नलिखित चित्र के लिए ABCDEF की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। देखिए ए जो है वो फ्यूज़न हुआ है उसमें, तो वो वाष्पीकरण हो गया, वेपोराइजेशन हुआ। सी में फिर से क्या हुआ है, सी फिर से संलग्न को दर्शा रहा है। डी का मतलब होता है जम गया द्रव्य जो ठोस में परिवर्तित हो गया, मतलब द्रव्य से अगर ठोस में बदला है तो मतलब वो जम गया। ई का मतलब क्या हो गया है कि ठोस जो है, देखो डायग्राम में आपको शो हुआ है, ठोस जो है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो गया बेटा,
वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया, इसलिए मतलब यहाँ पे ऊर्ध्वपातन विधि हुई है। एफ भी क्या हुआ, गैस से डायरेक्ट जो है वो गैस से किस में बदल गया है, गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल गया है। ठीक है, यहाँ पे भी ऊर्ध्वपातन विधि हुई है। ठीक है बेटा, हमारा यहाँ पर ये पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।